ओके गाइस, मैं अनु श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूं। तो छात्रों, आज हम यूरोपियन कंपनियों के भारत आगमन के दूसरे पार्ट को पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि किस प्रकार से यूरोपियन कंपनियां भारत में आती हैं और जैसे जैसे भारत के बारे में यूरोपियन देशों को मालूम चलता है वैसे वैसे यूरोपियन देशों में एक हड़कंप सा मच जाता है और सारे देश भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बनाने के लिए लगातार भारत की तरफ रुख करते हैं। और उन्हीं देशों में उस समय जो सबसे आगे चलता है वह यूरोप का देश है पुर्तगाल, जिसने नौ परिवहन के क्षेत्र में और जहाजरानी के क्षेत्र में यूरोप के अन्य देशों के मुकाबले सबसे अधिक प्रगति किया था। उसने कुतुबनुमा यंत्र का भी आविष्कार कर लिया था, साथ ही साथ उसने भारत जैसे समृद्धशाली देश की खोज भी कर डाली थी। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद और यहाँ से मसालों को यूरोप के बाजार में ले जाने के बाद उन मसालों को बेचकर जब 60 गुना लाभ कमाता है तो यूरोप के अन्य देश भारत के साथ तेजी से अपना व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं और इसी प्रयास में कई देश एक एक करके भारत आते हैं और भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को बेहतर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसमें सबसे पहले कोई देश सफलता पाया था तो वह देश पुर्तगाल था। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली व्यापारी कोठी 1503 ईस्वी में खोल दिया गया। उसके बाद दूसरी व्यापारी कोठी 1505 ईस्वी में खोल दिया गया और फिर भारत में लगातार व्यापार में बढ़ोतरी को देखते हुए व्यापारिक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए तथा पुर्तगाल की शक्ति को भारत में स्थापित करने के लिए सबसे पहले वहाँ के मैनुअल प्रथम के द्वारा एक वायसराय बनाकर भेजा जाता है, जो वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो मैंने देखी कुछ हेडिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं जो आपके क्विक डाइजेस्ट से संबंधित कुछ टॉपिक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डायरेक्ट आपको यहाँ से एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो भी मैंने टॉपिक यहाँ पर दिया है वो डायरेक्ट ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन के रूप में आ जाता है। तो यहाँ पर इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे प्लस इससे संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को 1505 ईस्वी में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत में भेजा जाता है। जब पुर्तगालियों के द्वारा भारत के क्षेत्रों में प्रवेश किया गया तो भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करने के बाद पुर्तगाली लोगों के मन में एक ही बात अब आने लगी कि कैसे भी भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र को एक शक्ति के रूप में उभारा जाए और इसी के लिए सबसे पहले वहाँ के राजा मैनुअल प्रथम के द्वारा वायसराय पद बनाकर एक भेजा जाता है और भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि यूरोपियन देशों के तरफ से आने वाला प्रथम वायसराय भी कौन कहलाएगा? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ही कहलाएगा। तो मैनुअल प्रथम जब इनको भेजता है भारत में तो इनको दो ही तरह के कार्यों को समझाता है और इनसे साफ शब्दों में कहता है कि आपका मुख्य कार्य है भारत के अंदर पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना करना और पुर्तगाली दुर्ग की स्थापना करने का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य ये नहीं है कि भारत में पुर्तगाली क्षेत्रों की रक्षा करना, बल्कि संपूर्ण हिंद महासागर क्षेत्र में पुर्तगाली साम्राज्य के व्यापार के एकाधिकार को स्थापित करना। और इसी के तहत जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आता है तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया, जिसे हम शांत जल नीति भी कहते हैं। तो शांत जल नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाला पहला वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो पुर्तगाल के तरफ से भारत में वायसराय बनकर आया था। और इस ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपको न सिर्फ पुर्तगाली क्षेत्रों की रक्षा करनी है, बल्कि पुर्तगाली क्षेत्रों की रक्षा करने के साथ साथ भारत ही नहीं हिंद महासागर के संपूर्ण क्षेत्रों में पुर्तगाली व्यापार के एकाधिकार को स्थापित करना है। और इस कार्य में पूरी तरह से सफल रहता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
लेकिन 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का युद्ध होता है भारत की संयुक्त मुस्लिम सेना के साथ। इन संयुक्त मुस्लिम सेना में शामिल थी तुर्की की सेना, मिस्र की सेना और गुजरात की सेना। और इन तीनों सेनाओं के साथ जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा युद्ध लड़ता है तो इस युद्ध में इनको भारी पराजय का सामना करना पड़ता है। न सिर्फ इनकी पराजय होती है बल्कि पुर्तगाली साम्राज्य को भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। लेकिन 1509 ईस्वी में इसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने इन्हीं मुस्लिम की संयुक्त सेनाओं को पराजित करके पुर्तगाली साम्राज्य को एक बार फिर से जोड़ने का प्रयास किया था। तो हम कह सकते हैं कि इनका कार्यकाल भारत में मिला जुला रहा और इन्होंने अपने समय में सबसे बड़ी जो उपलब्धि हासिल की थी वह यही है, इन्होंने हासिल किया था कि भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली व्यापार के एकाधिकार को स्थापित करने में बहुत हद तक कामयाब रहते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर आया था और 1509 ईस्वी तक यह भारत का वायसराय रहा। आगे चलकर इसी मैनुअल प्रथम के द्वारा एक और वायसराय भारत में बनाकर भेजा जाता है जिसका नाम है अल्फांसो द अल्बुकर्क। ये 1509 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आता है और जब ये आता है तो इनके समय में पुर्तगाली व्यापार काफ़ी उन्नति करता है। इसलिए भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक फ्रांसिस्को दी अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। तो सबसे पहले इन्होंने पुर्तगाली साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, पुर्तगाली व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखने के लिए अपना मुख्यालय कोचीन में स्थापित करता है, ताकि कोचीन में जब मुख्यालय स्थापित रहेगा तो इससे संपूर्ण भारतीय क्षेत्रों की निगरानी की जा सकती है। फिर इसी अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से गोवा को जीत लिया जाता है। तो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किसका हो गया था? तो 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा पुर्तगालियों ने कर लिया था, जो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को पराजित करते हुए इसको अपने कब्जे में मिला लेता है अल्फांसो द अल्बुकर्क। और सिर्फ इतना ही नहीं, 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा को तो अपने क्षेत्र में मिलाया ही, लेकिन इसने गोवा के साथ साथ 1511 में श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित उस समय का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र मलक्का मंडी को भी जीत लिया था। मलक्का मंडी को भी जीत कर अपने क्षेत्रों में मिला लेता है और मलक्का मंडी को जीतने के साथ साथ 1515 ईस्वी में इसी अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा यूरोपीय व्यापार का प्रमुख केंद्र हरमुज को भी जीत लिया जाता है। यानी हरमुज वाले क्षेत्र को भी जीतकर यह अपने में मिला लेता है। इसलिए अल्फांसो द अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली व्यापार को स्थापित करने वाला, पुर्तगाली शक्ति के एकाधिकार को स्थापित करने वाला वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं पुर्तगालियों के समय में भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत होती है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत सबसे पहले गोवा में होती है। तो प्रिंटिंग प्रेस भारत में किसकी देन है? पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में गोवा राज्य में खोला गया। अब आगे देखिए, अगर हम उसके बाद कहें कि पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन आए थे, तो पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले थे डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले दूसरे यूरोपियन डच थे और डच जिसे हम नीदरलैंड या हॉलैंड भी कहते हैं। तो डच, नीदरलैंड या हॉलैंड की तरफ से भारत में आने वाला पहला डच नागरिक था कार्लिनस ड हस्तमान। यह सबसे पहले आया था और इन्हीं डचों के द्वारा भारत में प्रथम व्यापारी कोठी 1605 ईस्वी में मसूली पट्टनम में खोला गया।
डचों की पहली व्यापारी कोठी भारत में मसूलीपट्टनम में खोली जाती है 1605 ईस्वी में। हालांकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में ही हो गई थी। तो 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और 1605 ईस्वी में डचों के द्वारा भारत में पहला व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम में खोला जाता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान की तरफ तमिलनाडु वाले क्षेत्र में मसूलीपट्टनम स्थित हैं, जहां पर इन्होंने अपना पहला व्यापारी कोठी खोला था। डचों के बारे में अगर हम बात करें तो इनका बहुत विशेष भारतीय इतिहास में योगदान नहीं रहा है, क्योंकि डचों को अंतिम रूप से पतन 1759 में ही हो जाता है, जब अंग्रेजों के साथ बेदरा का युद्ध होता है और इस बेदरा के युद्ध में अंग्रेज पूरी तरह से डचों को हरा देते हैं और उनको हराने के साथ पूरी तरह से भारत से डचों को भगा देते हैं। तो इस तरह से डच जो भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर आए थे वो ज़्यादा दिन तक भारत में स्थापित नहीं हो पाया। उनका संघर्ष अंग्रेज़ों के साथ हुआ और अंग्रेज़ अपनी कूटनीति के दम पर, अपनी ताकत के दम पर डचों को हराते हैं बेदरा के युद्ध में और उनको हराकर फाइनली भारत से विदा कर देते हैं। उसके बाद डच के बाद देखिए अंग्रेज़ों की बात आती है। अंग्रेज़ों की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो पहली बात यहाँ पर सामने आती है निकल कर वो ये आती है कि 31 दिसंबर 1600, ये डेट एकदम याद रखिएगा क्योंकि यही वो डेट है जिस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी और एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लंदन में किया गया था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी लंदन में स्थापित किया गया और उसको उसी दिन अधिकार पत्र प्रदान कर दिया गया कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं। इस ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रारंभ में 217 साझेदार थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को ये आदेश दिया जाता है कि आप भारत में जाकर व्यापार कर सकते हैं और ये कंपनी भारत में आकर व्यापार करने लगती हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत में इस कंपनी का प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता है कि अब सिर्फ वह व्यापार ही नहीं करती हैं बल्कि भारत के गतिविधियों पर नज़र रखना शुरू करती हैं और धीरे धीरे वह भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करते हुए भारत पर अपनी पकड़ बनाना चाहती हैं ताकि यहाँ पर एकाधिकार स्थापित करते हुए यहाँ पर राज भी किया जाए। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं को आगे चलकर इंग्लैंड के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवाओं को समाप्त करके शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। इसके बारे में मैंने बताया था कि जब भारत में 1857 की क्रांति होता है तो इस क्रांति के लिए कुछ हद तक अंग्रेज भी जिम्मेवार माने जाते हैं कि अगर जो है इतनी बड़ी क्रांति देश के अंदर हुआ तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों की यहाँ पर विफलता भी सामने आती है। इसीलिए 1857 की क्रांति के बाद भारत में एक अधिनियम आता है और वह अधिनियम था 1858 ईस्वी का चार्टर एक्ट और इसके तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई थी। अब आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजदूत के रूप में सबसे पहले 1608 ईस्वी में भारत में कैप्टन हॉकिंस को भेजा गया था जहांगीर के दरबार में। यानी प्रथम अंग्रेज जो भारत आया था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आया था। उस समय भारत के मुगल सम्राट जहांगीर थे और जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद जहांगीर से वह व्यापार की इजाज़त मांगता है, व्यापार करने की अनुमति मांगता है, लेकिन जहांगीर के द्वारा उनको व्यापार करने की अनुमति नहीं दी जाती है। बट उनको 400 का मनसब जरूर प्रदान किया जाता है। इस तरह से यह भी क्वेश्चन आता है कि भारत में मनसब प्राप्त करने वाला पहला विदेशी नागरिक कौन था, तो याद रखिएगा कैप्टन हॉकिंस। तो इनको व्यापार की अनुमति नहीं मिलती है, लेकिन कुछ समय के बाद 1615 ईस्वी में दूसरा अंग्रेज जहांगीर के दरबार में आता है जिसका नाम है सर टॉमस रो, और यह भी भारत में आकर व्यापार की अनुमति मांगता है, लेकिन इसको व्यापार की अनुमति दे दी जाती है। इस तरह से व्यापार की अनुमति प्राप्त करने वाला पहला अंग्रेज था सर टॉमस रो। यह व्यापार की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहता है। यह जहांगीर से जाकर अजमेर में मुलाकात करता है, क्योंकि अजमेर में ही 1613 ईस्वी से लेकर 1616 ईस्वी तक जहांगीर अपना प्रशासन किया था।
अब देखिए, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी, ये पहली व्यापारी कोठी 1608 में सूरत में खोली गई थी। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अंग्रेज़ों की पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली गई थी। याद रखिएगा, अंग्रेज़ों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी सूरत में खोली थी। आगे हम ये कहेंगे कि फर्रुखसियर, देखिए दिया है कि फर्रुखसियर के द्वारा अंग्रेज़ों को 3000 रुपया, मात्र 3000 रुपये पर ही बिहार, बंगाल तथा ओडिशा में मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी गई थी। उत्तरवर्ती मुगल वंश का सम्राट फर्रुखसियर जब राजा बनता है तो राजा बनने के बाद अंग्रेज़ों को बिहार में, बंगाल में और ओडिशा में कुछ शर्तों के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है और इसके लिए मात्र 3000 रुपया वह प्राप्त करता है। फिर इसी अंग्रेज़ों की बात अगर करें तो आधुनिक कोलकाता की नींव अंग्रेज़ जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा रखा गया था 1698 ईस्वी में। कोलकाता के 3 शुरुआत के गांवों को मिलाकर कोलकाता शहर की स्थापना करता है। आधुनिक कोलकाता यही बनता है। 1698 में इसकी नींव रखा गया था अंग्रेज़ जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा। अंग्रेज़ों के बाद भारत में आने वाले जो अगले यूरोपियन थे वह थे फ्रांसीसी। फ्रांसीसियों की प्रथम व्यापारी कोठी को फ्रैंको कैरो के द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित किया गया था। 1668 ईस्वी में फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित किया गया और यह चाहता था कि अंग्रेज़ों को यहाँ से पूरी तरह से हटाकर भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह पाए। फ्रांसिस मार्टिन एक फ्रांसीसी था और इसने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की और पांडिचेरी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। लेकिन आगे चलकर यही 1954 में जब देश आज़ाद होता है तो इन्हीं फ्रांसीसियों के कब्जे से पांडिचेरी को मुक्त करा लिया जाता है। फ्रांसीसियों का अंग्रेज़ों के साथ अगर कहें अंतिम लड़ाई, जिस युद्ध के बाद फ्रांसीसियों को भारत छोड़कर भागना पड़ा था, वह युद्ध था वांडीवास का युद्ध जो 1760 में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की सेना को बुरी तरह से पराजित किया था और इस युद्ध में पराजय के साथ ही फ्रांसीसी हमेशा के लिए यहाँ से चले गए थे। तो इस तरह से अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अंग्रेज़ एक एक करके सारे यूरोपियन देशों के कंपनियां जो भारत में आकर अपना व्यापारिक एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, सबको यहां से भगाते हैं और स्वयं यहां पर शासन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इन संपूर्ण यूरोपीय कंपनियों में सबसे मजबूत और सबसे कूटनीति में माहिर जो रहे, कूटनीति में माहिर जिन्होंने कूटनीति के बल पर भारत को अपने बस में किया, वह अंग्रेज़ थे। और अंग्रेज़ों ने अपने कूटनीति का परिचय देते हुए, अपने सूझबूझ का परिचय देते हुए भारतीय क्षेत्रों के राजाओं को एक दूसरे के साथ आपस में लड़ाया, क्योंकि इनके बारे में पहले से वो सब कुछ पता कर लिए थे। इनकी आपसी रंजिश और इनकी आपसी दुश्मनी, साम्राज्यवाद की इनकी नीतियाँ इनको ले डूबी और अंग्रेज़ इस कदर हावी हुए कि 1803 आते आते संपूर्ण भारत को अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर इन अंग्रेज़ों को भारत से बाहर भगाने के लिए भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की घटनाएं शुरू होती हैं, जिसके बाद 1947 में अंग्रेज़ भी हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं। यदि हम यूरोपियन कंपनियों के बारे में बात करें कि किस कंपनी की स्थापना किस वर्ष किया गया, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि भारत में जो जितनी भी यूरोपियन कंपनी जो भारत में आई थी वो कौन सी कंपनी किस समय बनाई गई थी और उस कंपनी के द्वारा जो बातें अभी हुई थी उन सारी बातों को तो मैंने चर्चा में ला ही दिया। बट आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी यूरोपियन कंपनी किस वर्ष बनाई गई थी। इसके लिए एक सामान्य ट्रिक हम लोग याद करेंगे और उस ट्रिक के माध्यम से ही उसको ढंग से याद कर लेंगे। यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष, इसको हम ट्रिक से याद करेंगे। और ट्रिक से कैसे याद कर लेंगे, तो ट्रिक से याद करेंगे पुत्र अड़ा तो डैड फंसा, पुत्र अड़ा तो डैड फंसा। तो यहाँ पर देखेंगे पुत्र से हो जाएगा
पुर्तगाली। तो भारत के लिए सबसे पहली कंपनी जो बनी थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो ये 1498 में, 1498 में। उसके बाद देखिए अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, अभी मैंने बताया 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में, तो यहाँ पर साइलेंट है। डैट से हो जाएगा डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1616 में। से हो जाएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1664 में। और से हो जाएगा स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होता है 1731 ईस्वी में। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रिक है पुत्र अड़ा तो डैड फंसा। यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस क्रम में होती है, इसी के बारे में मैंने ट्रिक लिखवाया है। पुत्र अड़ा तो डैड फंसा, पुत्र से पुर्तगाली, अ से अंग्रेज, उसके बाद डच, फिर आपको डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का सही क्रम बतावें। तो यूरोपियन कंपनियों की स्थापना का मैंने ये सही क्रम आपको लिखा हुआ है, इस ट्रिक से आप इसको याद कर लीजिएगा। तो ये ट्रिक अगर आपके दिमाग में एक बार बैठ जाता है तो फिर आने वाले एग्ज़ाम में आपको कहीं कभी ये प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा। तो फिर हम अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।